हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो में मैं कक्षा 10 के बच्चों को कुछ और जानकारी देना चाहूँगा। क्लास 10th के स्टूडेंट्स जिन्हें पता है कि हमारी साइंस की सीरीज़ चल रही है पहले से ही, और इस साइंस की सीरीज़ में मैंने आपको भौतिक विज्ञान वाले चैप्टर में या भौतिक विज्ञान वाले सब्जेक्ट में कुछ हेडिंग्स को क्लियर कराया था, जैसे विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत आवेश किसे कहते हैं, और चालक, अचालक या अर्धचालक किसे कहते हैं। इसके अलावा ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन, विद्युत बल्ब, कुछ ऐसे टॉपिक मैंने आपको करा दिए हैं और उससे संबंधित वीडियो YouTube पर मेरे द्वारा अपलोड कर दी गई है, तो आप हमारे चैनल पर उन्हें सर्च कर आसानी से देख सकते हैं। आज मैं एक अलग टॉपिक स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। जिन टॉपिक्स में बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, उन्हें समस्या आती है कि इन दोनों नाम के या इन दोनों नाम की परिभाषाएं या इनका मीनिंग्स क्या हो सकता है। जब ये शब्द किसी परिभाषा में, किसी पैराग्राफ में उपयोग होते हैं तो वहाँ ये क्यों होते हैं, इनका कारण क्या होता है, इस तरह से कुछ स्टूडेंट्स को परेशानी आती है। तो जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, जिससे आपका जो कोई भी डाउट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो केवल कक्षा 10 के बच्चों के लिए ही है, क्लास 9th के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, इवन क्लास 8 के बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि उनकी साइंस की बुक में भी जो आज मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ ये टॉपिक अच्छी तरह से दिया हुआ है। 11th क्लास के स्टूडेंट्स भी, उनकी बुक्स में, केमिस्ट्री वाली बुक में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो इस आज से संबंधित जो मेरा टॉपिक है उससे रिलेट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है मेरा, मैं उसे लिख देता हूं। आज का मेरा टॉपिक है धातु और अधातु, जिन्हें हम लोग मेटल और क्या बोलते हैं, मेटल और क्या बोलते हैं, उन्हें हम नॉन मेटल बोलते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल के बारे में एक वीडियो साइंस की पहले से ही अवेलेबल है YouTube पर, लेकिन उसमें मैंने आपको पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में बताया था कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो तत्व के बारे में मैंने आपको बताया था, और वहाँ धातु और अधातु के विषय में कुछ जानकारी मैंने आपको बहुत ही अलग तरीके से दी थी। लेकिन आज थोड़ा सा इसका बेसिक ज्ञान समझने की कोशिश करते हैं। क्लास 10th के बच्चों के लिए है, इसलिए मैं इस टॉपिक को ज़्यादा डीपली नहीं समझाऊंगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन जो उनके क्लास के लेवल से उनके एग्ज़ाम को पास करने के लिए, उनके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए धातु और अधातु के बारे में, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। धातु और धातु के बारे में कुछ बातें हैं। तो सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं, हम करते हैं धातु और, सॉरी, यहाँ लिख लेते हैं धातु और इधर लिख लेते हैं अधातु। मैं यहाँ दोनों के बीच में डिफरेंस कराने नहीं जा रहा हूँ। एक्चुअली बच्चे सोच रहे होंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस करा रहे हैं, लेकिन दोनों की परिभाषाएं एक दूसरे से ज़्यादा रिलेट करती हैं, इसलिए आपको याद करने में आसानी रहेगी और समझने में आसानी रहेगी। सबसे पहले इन चीज़ों को समझाने से पहले कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि जो धातु होती हैं वो कठोर होती हैं और जो अधातु होती हैं वो कठोर नहीं होती, ऐसा माना जाता है। और बच्चे जवाब भी देते हैं, ऐसा है भी, कहीं कहीं परिभाषाओं में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन वो परिभाषाएं छोटी क्लास के लिए बेहतर रहेंगी। लेकिन जिस लेवल का, जिस स्टैंडर्ड पर आप लोग इस समय मौजूद हैं, उस स्टैंडर्ड को क्रैक करने के लिए, उस स्टैंडर्ड को पाने के लिए आपको कुछ और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया है कि कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी एक तत्व, हमने एक तत्व ले लिया X, एक तत्व ले लिया। अब इस X के अंदर, इस तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो ऐसा माना जाता है, जैसे मैंने आपको बताया है, कि यदि कोई तत्व एक इलेक्ट्रॉन निकालता है
तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है। यदि कोई तत्व एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उसके ऊपर प्लस का एक चार्ज आ जाएगा। यदि कोई तत्व 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उसके ऊपर प्लस के कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, यहां लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, इलेक्ट्रॉन निकालने पर किसी भी तत्व के ऊपर धन आवेशों की संख्या, पॉजिटिव आयंस की संख्या बढ़ती चली जाती है। इसके विपरीत अगर हम बात करें कि यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो उसके ऊपर कौन से चार्जेस आ जाते हैं, माइनस आ जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो माइनस का 1, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो माइनस के कितने आएंगे, 2 आएंगे। ये कंडीशन कब आएगी, ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन आएगी जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। तो इस विषय में कुछ बातें हैं, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। इसके विषय में मेरी जो डिटेल वीडियो है मेरे YouTube चैनल पर पहले से ही अवेलेबल है, जिसे आप लोग जाकर देख सकते हैं कि इनकी क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या तरीका होता है। परमाणु के बारे में है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो धातु के बारे में हम बात करते हैं कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, या हम इसे और किस भाषा में और किस तरीके से लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को निकालते हैं। इसकी परिभाषा है, बहुत ही बेसिक चीजें, कि जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। और अब अगर इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो कौन सा चार्ज आएगा, और अपने ऊपर कौन सा आवेश ले लेते हैं, अपने ऊपर धन आवेश, अपने ऊपर धन आवेश ग्रहण करते हैं। अपने ऊपर धन आवेश, अपने ऊपर क्या, धन आवेश ग्रहण करते हैं, उन्हें हम लोग धातु कहते हैं। तो यहाँ एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट है, उसने अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसके ऊपर प्लस के कितने आ जाएंगे, इसके ऊपर प्लस के 2 आ जाएंगे। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे धातु। इतना समझने की कोशिश करें, बेसिक सी चीजें हैं। इस परिभाषा का उल्टा है इधर, मतलब विपरीत है। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, उधर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं आप अपनी कॉपी के अंदर। तो यहाँ लिख सकते हैं बहुत ही धीरे धीरे, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, और अपने ऊपर कौन सा आवेश ले लेते हैं, ऋण आवेश ले लेते हैं। ऋण आवेश मतलब ऋण आवेश ले लेते हैं, ऋण आवेश ग्रहण कर लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं, ऋण आवेश ग्रहण, ऋण आवेश ग्रहण करते हैं। तो थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ हम लोग बात करते हैं, अब सपोज करें कि ये x था, x ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यहाँ आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और इसके ऊपर ऐसा आ गया। यहाँ कोई दूसरा एलिमेंट ले लीजिए, y ले लीजिए, और जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाले थे वो इसने क्या कर लिए, प्लस कर लिए, मतलब अपने में प्लस कर लिए, ग्रहण कर लिए, रिसीव कर लिए। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस का, माइनस के 2 आएंगे, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। 3 इलेक्ट्रॉन लेता तो माइनस के 3 आते, 4 लेता तो 4 आते, 5 नहीं आएंगे, 4 ही। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी तत्व अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा 4 आवेश ग्रहण कर सकता है। या तो वो 4 आवेश प्लस के हो सकते हैं या 4 आवेश माइनस के हो सकते हैं। या आप समझने की कोशिश करें कि कोई भी तत्व अधिक से अधिक 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। ये पॉइंट नोट करने वाला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये परिभाषाएं संभव है आप लोगों को याद हो गई होंगी। अच्छा, धातु के बारे में हम लोग कुछ और बात करते हैं। इसीलिए हम धातुओं का उपयोग किस लिए करते हैं,
चालक के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? चालक, मतलब विद्युत धारा और ऊष्मा को प्रवाहित करने के लिए, फ्लो करने के लिए हम अधिकांश किसका उपयोग करते हैं? धातुओं का उपयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये किस रूप में यूज होती है? चालक के रूप में। और इनके अंदर ऐसी कोई भी जो प्रतिक्रिया है वो नहीं होती, तो हम इन्हें अचालक कहते हैं। तो विद्युत धारा और ऊष्मा के प्रवाह के अतिरिक्त जो भी कार्य ऐसे जहां विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, तो हम उनके स्थान पर कौन से पदार्थ यूज कर लेते हैं? अधातुओं का जो पदार्थ है वो यूज कर लेते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों ने ये नोट कर लिए होंगे। इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आप इन्हें नोट कर सकते हैं ध्यान से। वो सारे पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। और ये हमारी अगली जो हेडिंग है, जो अगली स्लाइड है, इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि धातु और अधातुओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं। तो यहाँ हम दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले का जो पॉइंट है वो है धात्विक चमक। तो यहाँ धात्विक चमक के बारे में आप लोग पॉइंट नोट करते रहेंगे। कुछ जो उनके कीवर्ड्स हैं उनको नोट करने की कोशिश करेंगे, जिससे दोनों पदार्थों के बारे में अंतर या उनकी विशेषताओं के बारे में अंतर आपको पता लग सके। तो यहाँ जो पहला पॉइंट है वो है धात्विक चमक। तो यहाँ बात अगर हम लोग करें धातु की और अधातु की, तो ऐसा माना जाता है कि जो धातुएं होती हैं उनमें एक विशेष प्रकार की क्या होती है? उनमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। यदि किसी कारणवश वायु में रखने पर या बाहर खुला छोड़ देने पर धातु की जो ऊपरी सतह होती है, अगर वो थोड़ी धुंधली हो जाए या उस पर जंग लग जाए या कोई और कारण से कोई परत जम जाए, तो उस अवस्था को छोड़कर, और उस अवस्था में भी अगर हम उस धातु को बीच में से काटने की कोशिश करें या दो टुकड़े करें, तो अंदर से हमें एक विशेष और एक नई धातु की चमक जैसी धातु प्राप्त होगी या पदार्थ प्राप्त होगा। तो धात्विक चमक जो होती है, इसके नाम से ही पता लगता है कि एक विशेष रूप से जो चमक पाई जाती है वो किन में पाई जाती है? धातुओं में पाई जाती है। अपवाद स्वरूप है, एक आध पदार्थ जो है अधातु की तरफ भी है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि विशेष रूप से जो धातुएं होती हैं उनमें विशेष चमक पाई जाती है धातुओं के अंदर, जबकि अधातुओं में नहीं पाई जाती। तो पहले पॉइंट में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, हाँ पाई जाती है धात्विक चमक। धातुओं में क्या पाई जाती है? पाई जाती है, और इनमें नहीं पाई जाती। हम लोग ध्यान रखेंगे अपवाद स्वरूप। अपवाद का मतलब होता है एक्सेप्शन, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी किसी नियम में हो सकती है। लेकिन ऊपरी तरीके से अगर हम इसको याद करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, विद्युत और ऊष्मीय चालकता। विद्युत और ऊष्मीय चालकता का क्या मतलब है कि क्या धातुओं के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है या अधातुओं के अंदर हो सकती है? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो ये है कि धातुओं के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है और अधातुओं के अंदर नहीं होती। एक इसके लिए बेहतर एग्जांपल, जैसे हम लोग एक लोहे का तार ले लें, एक लोहे का तार ले लें और एक वायर हम किसका ले लें, एक तार हम किसका ले लें, एक तार ले लें प्लास्टिक का। तो करंट जो है, जो विद्युत धारा है वो किसमें फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा लोहे में, जो धातु है। और जो प्लास्टिक है, जो अधातु है, उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं ऊष्मीय चालकता की। तो ऊष्मीय चालकता के बारे में बात करते हैं। जैसे ये मार्कर है, यहाँ तो प्लास्टिक का है, तो अगर हम इसे यहाँ से गर्म करना शुरू करें, एक तरफ से गर्म करना शुरू करें, तो ये गर्म होकर यहीं से गलना शुरू हो जाएगा। यहाँ से पकड़ के रखिए, यहाँ से गर्म करिए, तो ये वाला हिस्सा गर्म नहीं होगा, क्योंकि वो धीरे धीरे यही गर्म होता जाएगा और गलकर जो है नीचे की तरफ गिरता चला जाएगा। उसकी तरफ, दूसरी तरफ देखते हैं कि ये अगर एक लोहे का सरिया होता है, एक लोहे की छड़ होती, तो यदि हम इसे यहाँ से गर्म करते तो ऊष्मा जो है धीरे 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 पूरी छड़ को और पूरे सरिये को गर्म कर देती। मतलब अगर हम सरिये को ऐसे पकड़ के और आगे से गर्म करें, तो ये वाला हिस्सा जहां से मैंने पकड़ा हुआ है ये भी गर्म हो जाएगा। मतलब धातुओं के अंदर जो ऊष्मा है वो भी क्या होती है? प्रवाहित होती है, फ्लो हो सकती है। तो सेकंड वाले पॉइंट में अगर हम बात करें, तो सेकंड पॉइंट में विद्युत और ऊष्मीय चालकता हाँ हो सकती है, और इनके अंदर, अधातुओं के अंदर नहीं हो सकती। इस बारे में थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अगली जो हेडिंग है वो है आघात वर्धनीयता।
आघात, आघात का मतलब होता है कहीं कोई वस्तु अगर हम किसी दूसरी वस्तु पर जोर से मारते हैं, जैसे आघात पहुंचाते हैं, कोई चोट मारते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, तो ऐसा माना जाता है कि धातुओं को अगर हम हथौड़े से पीटें तो धातुएं क्या हो जाती हैं, उस मार को सहन कर लेती हैं और उसे कहते हैं हम लोग आघात वर्धनीयता। आप इन पॉइंट्स को धीरे धीरे से नोट भी कर सकते हैं सारी चीजों को। तो जब हम इन धातुओं को हथौड़े से पीटेंगे तो हथौड़े से पीट के हम क्या कर सकते हैं, उनको हम चादर के रूप में ले सकते हैं। कोई मोटा लोहा है और उस मोटे लोहे को या मोटे धातु को हथौड़े से पीट पीट कर या किसी भी उपयोग से हम उसे पीट कर क्या कर सकते हैं, चादर के रूप में ले सकते हैं। तो ये गुण केवल आघात वर्धनीयता किसमें पाया जाता है, धातुओं में पाया जाता है। अधातुओं में ये वाला जो गुण है वो नहीं पाया जाता। तो तीसरे पॉइंट के लिए भी हम धातुओं में हाँ कर देंगे और अधातुओं में हम कौन सा क्या लिख देंगे, नहीं, ऐसा अधातुओं में नहीं पाया जाता। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो अधातुएं टूट जाती हैं या किसी और कंडीशन चली जाती हैं। उसके बाद है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है खींचना, खींचना, किसी चीज को खींचकर हम उसके तार बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। कोई एक मोटी चीज, जैसे आटा ले लीजिए आप अपने हाथ में, आटा जब पूरा पानी से घुलने के बाद में थोड़ा सा अपना शेप ले लेता है, रोटी बनने से पहले जो आटा गूंथ लिया जाता है और उसको अगर हम खींचने की कोशिश करें तो थोड़ी देर में वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। मोमबत्ती आपके हाथ में है, मोमबत्ती को खींचेंगे तो मोमबत्ती खींचेगी नहीं, वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो ऐसी स्थिति में तन्यता का जो गुण है, वो तन्यता का गुण किस में ज्यादा पाया जाता है, धातुओं में ज्यादा पाया जाता है, धातुओं में पाया जाता है। अधातुओं में या तो ऐसा लिख दीजिए नहीं पाया जाता है, या यहाँ लिख दीजिए कम पाया जाता है। कुछ स्टेज तक प्लास्टिक जो है वो खींच सकती है, उसको ध्यान दीजिएगा। कठोरता के बारे में बात करेंगे तो कठोरता जो होती है धातुओं में ज्यादा पाई जाती है, अधातुओं में कम पाई जाती है। एक्सेप्शनल केस है, अगर हम अधातु की बात करें तो जो कार्बन जो होता है, कार्बन के मैं आपको दो रूप से अप्रूव बताने की कोशिश करूंगा। एक तो ग्रेफाइट होता है कार्बन का अप्रूव, और एक क्या होता है, हीरा होता है, मतलब डायमंड होता है। तो ये अधातु की श्रेणी में आते हैं और जो हीरा होता है वो सर्वाधिक कठोर होता है। तो यहाँ कठोरता की स्थिति में हम अपवाद स्वरूप कह सकते हैं कि धातुएं तो जो होती हैं वो कठोर होती हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं नहीं और आगे लिख सकते हैं अपवाद, मतलब कुछ अधातुएं ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा कठोर होती हैं कहीं कहीं पर। उसके बाद बात करते हैं गलनांक की और क्वथनांक की। यहाँ गलनांक के बारे में बात मैं बता रहा था कि गलनांक किसे कहते हैं। गलनांक का मतलब होता है गलना। गलनांक का मतलब होता है किसी पदार्थ को जब हम गर्म करेंगे तो वो गलना शुरू हो जाएगा, मतलब वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक का जो मतलब होता है वो होता है उबलना। क्वथनांक का क्या मतलब होता है, क्वथनांक का मतलब होता है उबलना। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बॉईल करना। तो अब अगर हम धातु और अधातु में अंतर की बात करें, थोड़ा सा एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो ये मार्कर जो मेरे हाथ में है ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये एक अधातु है। इसे हम अगर गर्म करना शुरू करेंगे तो ये जल्दी ही क्या हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा, मतलब गलना शुरू हो जाएगा। और उबल भी जब जल्दी पिघल जाएगा तो ये जो फिलहाल तो ठोस रूप में है, लेकिन अगर हम इसे गर्म करना शुरू करेंगे तो पहले ये गलेगा और गलने के बाद लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, उबलने भी लगेगा। तो मतलब जो अधातुएं होती हैं वो कम टेम्परेचर पर ही क्या हो जाती हैं, गल जाती हैं, और कम टेम्परेचर पर ही क्या हो जाती हैं, वो उबलने भी लग जाती हैं। जबकि धातु की बात करें, अगर हम लोहे की बात करें तो आप उसे गर्म करते रहिए, मोमबत्ती से गर्म करिए, किसी और से, तो वो नहीं गलेगा। लेकिन धातु को गलाने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ऐसी युक्ति, ऐसी मैकेनिज्म की जरूरत होती है जो ज्यादा टेम्परेचर उत्पन्न कर सके। तो वहां उस स्टेज में वो लोहा, कॉपर या कोई सी भी धातु क्या हो सकती है, गल सकती है। तो ऐसा मान सकते हैं कि जो धातुओं के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं, धातुओं के ज्यादा होते हैं और अधातुओं के क्या होते हैं, कम होते हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। घनत्व की बात करते हैं, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व की बात करते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान गुना क्षेत्रफल। द्रव्यमान गुना क्षेत्रफल ऐसा बात कर सकते हैं। तो घनत्व कितना वजन है, कितना एरिया उसने घेरा हुआ है, इस बात पर निर्भर करता है। तो घनत्व के बारे में अगर हम बात करें
तो धातुओं का क्या होता है, धातुओं का ज्यादा घनत्व होता है और इनका जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, होता इनका भी है लेकिन यहाँ क्या लिख सकते हैं, कम लिख सकते हैं, ऐसी बात करेंगे। भंगुरता की बात करते हैं तो भंगुरता के विषय में अगर हम जानकारी प्राप्त करना चाहें कि जैसे कांच की बात करें, कांच को आप अगर मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। एक ऐसी सीमा जब वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, उस स्थिति को हम लोग क्या कह सकते हैं, भंगुरता कह सकते हैं। खींचने पर, मोड़ने पर अगर टूट जाए तो वो भंगुरता कहलाती है, और अगर ना टूटे तो भंगुरता तो वो भी कहलाएगी, लेकिन उस स्टेज में धातु जो होती है, धातुओं के अंदर भंगुरता नहीं पाई जाती, मतलब उनको मोड़ लीजिए तो टूटेंगे नहीं, जबकि अधातुओं के अंदर ये गुण पाया जाता है। ऐसी बात करते हैं। ध्वनि की बात करते हैं, आवाज की। जब धातु धातु से टकराती है तो विशेष रूप से एक ध्वनि उत्पन्न करती है। जैसे स्कूल में बजने वाली जो घंटी है, जब एक लोहे का हथौड़ा लोहे की बनी हुई घंटी पर जोर से मारा जाता है तो विशेष रूप से एक ध्वनि, एक आवाज उत्पन्न होती है। तो उस, और जबकि अधातुओं में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। प्लास्टिक में लगेगी तो आवाज तो लगेगी, लेकिन वो विशेष रूप से ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। लोहे में ऐसा होगा। भौतिक अवस्था के बारे में बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो धातुएं होती हैं, कुछ को छोड़कर सभी क्या होती हैं, कुछ को छोड़कर सभी ठोस होती हैं। धातुएं अपवाद स्वरूप कुछ को छोड़कर क्या होती हैं, हाइड्रोजन और पारे को छोड़कर, जो मरकरी होती है उसको छोड़कर सभी धातुएं क्या होती हैं, ठोस होती हैं। जबकि अगर हम अधातु की बात करें तो अधातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ठोस में भी पाई जाती है, द्रव में भी पाई जाती है और गैस अवस्था में भी पाई जाती है। इस बात को आप समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश की है। तो ये हम लोग सारे लगभग 10 पॉइंट हैं, इसके बारे में आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। यहाँ एक हेडिंग और आती है उपधातु। उपधातु को समझने की कोशिश करेंगे। इसके विषय में मैंने पहले भी जानकारी दी है आपको। तो उपधातु ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। जिनके अंदर धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। तो वैसे ये सामान्य अवस्था में तो अधातु की तरह से व्यवहार करते हैं, लेकिन यदि इनके भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर दिया जाए, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, मतलब भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर दिया जाए, तो ये धातु की तरह व्यवहार करने लगती है। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल थे, जैसे जर्मनी था, एंटीमनी था। इस तरह के तत्व हैं जर्मनी और एंटीमनी, वो क्या कहलाते हैं। और भी हैं उपधातु, विशेष रूप से आप लोग याद कर सकते हैं। मेरी एक अलग से वीडियो जो है अवेलेबल है। तो ये तो मैंने क्लास 10th के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है, जिसमें 10th क्लास के बच्चे समझ सकते हैं कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, या उनकी विशेषताएं या उनके गुण क्या होते हैं, ऐसी बात समझने की कोशिश करेंगे। तो जिन स्टूडेंट ने पूरी वीडियो देखी है अब तक, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको कुछ समझ में आया होगा कि धातु और अधातु होते क्या है। तो यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी तिगरी को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाले लिंक या वीडियो जो है आपको समय से प्राप्त हो सके। नमस्कार।